खबरों की तफसील। अयोध्या मामले में तारीखी फैसला आने ही वाला है। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि कुछ मुश्तबा व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। देखिए, हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी जो है और हमारा सोशल मीडिया सेल है, इन सब चीज़ों को देख रहा है। और हम जहाँ पर करीब 4-5 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए थे, आगे बात सामने आई थी कि उर्दू के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप थे, उसमें कोई मैसेज सर्कुलेट हुआ था जिसके बाद हुए थे। तो बड़ा स्पेसिफिक है ऐसा कुछ? अभी कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन हम सभी एजेंसीज से संपर्क में हैं और यदि कोई स्पेसिफिक इनपुट आएगा तो उस पर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। जो लोग सोशल मीडिया पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, भड़काऊ मैसेज देते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये स्पष्ट आदेश है कि कोई भी आदमी कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा और किसी भी दशा में अगर पूरे समुदाय में, पूरे समाज में अगर कोई इस प्रकार की र्यूमर्स फैलाता है और जिससे कि पीस की और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती है, उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएगी। क्वांटम ऑफ कार्रवाई क्या बड़े से बड़ी कोई से? वो डिपेंड करता है कि क्या है। हम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके विरुद्ध किया जाएगा। किसी भी दशा में रूल ऑफ लॉ को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो ये थे यूपी के डीजीपी ओपी सिंह, जिन्होंने बताया उत्तर प्रदेश पुलिस हर तरह से तैयार है, फिर चाहे वो कन्वेंशनल पुलिसिंग हो या स्मार्ट पुलिसिंग हो। कैमरामैन रवि के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। अयोध्या के तारीखी मसले के मुतवक्के अदालती हल के तनाजुर में आज लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों की मस्जिदों में लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की पुरजोर अपील की गई है। साथ ही उन्हें यह भी बावर कराया गया कि फैसले के बाद किसी तरह का जश्न न मनाया जाए, वहीं दूसरी सूरत में किसी तरह का भी मनफी रद्द-ए-अमल न जाहिर किया जाए। लोगों के मजहबी जज्बात का पूरा पासो लिहाज रखा जाए। मारूफ आलिम दीन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली ने यह भी कहा कि इस बेहद हसास मौजू की मुनासबत से सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जाए, किसी तरह के मनफी कमेंट का कोई जवाब न दिया जाए, जिससे कि हमारे खूबसूरत मुल्क का इत्तेफाक व इत्तेहाद कायम रहे और अमन की फजा भी बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के सिलसिले में भी जो फैसला दे उसका हम सब लोग मिल कर के एहतराम करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि इस फैसले के बाद ना कोई एहतिजाज किया जाए, ना कोई जश्न मनाया जाए, ना कोई नारेबाजी की जाए, ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए जिससे किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हों, बल्कि हर हाल में अमन अमान को कायम रखने को यकीनी बनाया जाए कि सब लोग मिल कर के इस बात को इंश्योर करें कि इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है, इस मुल्क की जो कम्युनल हारमनी और कौमी यकजहती है, उस पर कोई आँच ना आए। और सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या का मसला हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सेंसिटिव मसला है, जिस पर ना सिर्फ ये कि पूरे मुल्क बल्कि पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी निगाहें लगी हुई हैं। लिहाजा कोई भी ऐसी हरकत ना की जाए जिससे कि अपने मुल्क की कहीं पर भी कोई बदनामी हो। वहीं मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद ने भी लोगों से अमन अमान और आपसी इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। अयोध्या के तारीखी फैसले के तनाजुर में मौलाना ने हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से बातचीत में ये भी वाज़ेह किया कि हिंदू समाज के धार्मिक लोगों को भी इस तरह की अपील करनी चाहिए, जिससे कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब यूं ही बरकरार रहे। तारीख साथ फैसला होगा क्योंकि बरसों से मुसलमानों के दरमियान बहुत सख्त इख्तलाफ का सबब यही बाबरी मस्जिद का मसला है और जिसकी वजह से सैकड़ों जानें जा चुकी हैं और हिंदुओं मुसलमानों के दरमियान इसकी वजह से नफ़रत जो पॉलिटिकल लोग हैं वो फैलाते हैं और उसके ज़रिए से वो वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा ये फ़ैसला आ जाए तो अगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ है तो मुसलमानों को सब्र से, पेशेंस से काम लेना चाहिए उनको और फ़ैसले को सर झुका के कबूल करना चाहिए क्योंकि अदालत का फ़ैसला है। इसी तरह से हिंदू भाइयों से भी अपील ये है कि अगर उनके ख़िलाफ़ आए तो उनको भी यही चाहिए है कि वो भी सब्र से और शांति से काम लें और फ़ैसले को कबूल करें। मुसलमानों से तो हम अपील कर सकते हैं, लेकिन हिंदू भाइयों से ज़ाहिर है कि हमारा अपील का हक़ नहीं है, लेकिन ये कि हम जो उनके लीडर मजहबी हैं, सियासी लीडरों से भी गुफ्तगू है, ख़ास तौर से जिनके मजहबी बड़े लीडर हैं, उनसे भी हमारी अपील है, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी इस तरह के बयान जारी करें कि हिंदू भाइयों के अगर ख़िलाफ़ हो तो वो किसी किस्म का शोर शराबा उसमें ना करें, किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं, बल्कि उसको पूरे खुले हुए दिल के साथ उसको कबूल करें। ये जो बड़े बड़े शंकराचार्य हैं जिनकी लोग बात मानते हैं
उनकी भी ये फरीदा बनता है कि वो अपने मानने वालों से भी अपील करें। हुकूमत को क्या कुछ इंतजाम करने की ज़रूरत है? देखिए, हाँ, धारक हुकूमत को तो होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फसादी उनसुर जो है वो हर जगह मौजूद रहते हैं, हर तरफ रहते हैं। मुसलमानों में भी हो सकता है, हिंदुओं में भी हो सकता है। तो लिहाजा वो कंट्रोल करने के लिए उनको बहुत सख्त इंतजाम की ज़रूरत है उनकी, कि वो नज़र रखें कि कोई गड़बड़ फैलाने वाला, कोई शरपसंद और कोई फसादी इंसान जो है वो इससे कोई गलत फ़ायदा ना उठा दें। अजमेर शरीफ दरगाह में अब जुमे की नमाज के वक्त में तब्दीली कर दी गई है। दरगाह कमेटी और अंजुमन खुद्दाम की जानिब से जुमे की नमाज के वक्त में तब्दीली का फैसला लिया गया। पहले 1:35 पर खुतबा शुरू होता था, अब यहाँ 1:10 पर खुतबा होगा। आज नमाज जुमे में बड़ी तादाद में नमाजी देखे गए। दोनों अंजुमनों के साथ में और उलमा हजरात के साथ में एक जॉइंट सीटिंग रखी थी, और जिसके अंदर शरीयत के हिसाब से उलमा हजरात ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, और व्यक्तिगत रूप से भी उनको या किसी और को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये तय किया सबने मिलके कि जामा मस्जिद यानी कि शाहजहानी मस्जिद में जुमे की नमाज के अंदर वक्त में तब्दीली की जाए। तो 1:45 बजे अब भी अजान होगी जैसे पहले होती आई है, लेकिन नमाज जो है खुतबे की अजान 1:10 पे हो जाएगी। बहुत फ़र्क पड़ा है। जो ज़ायरीन आने वाले लोग जो रहते हैं, तो पहले था खुतबा 1:35 को, अब होगा 1:10 को। तो ज़ायरीन लोग जो है ना पहले से आके बैठे, तो भीड़ बहुत हो रही है, और दरगाह कमेटी को इसमें ध्यान डालना चाहिए। जो ज़ायरीन की तकलीफ परेशानी हो रही है, जो ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं उनसे अलग जाना चाहिए, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है। लोग पहले से 10 बजे आके बैठते हैं, बैठने के बाद में जाने के लिए भी तकलीफ होती है। दरगाह कमेटी को सोचना चाहिए कि जो अलग से कर एक पैरागाट बनाए दरगाह में आने के लिए, ज़ायरीन को ज़ियारत के लिए आने के लिए एक बनाए, और जाने के लिए एक बनाए पैरागाट। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सर सैयद फाउंडेशन ने सर सैयद डे की मुनासबत से खास प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर अदब, समाज और तिब के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को कौमी सतह के एजाज़ से सरफराज किया गया। अलीगढ़ तहरीक के अफकार और ख्यालात को फ़रोग़ देने और उसके लिए मुसलसल सरगर्मी के लिए प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी अजमल खान तिबिया कॉलेज के प्रोफेसर बदरुद्दीन खान को सर सैयद नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से सरफराज किया गया। प्रोग्राम के रूह रवा और सर सैयद फाउंडेशन के सदर डॉक्टर मोहम्मद फारूक ने निज़ामत करते हुए सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों पर तफसीली रोशनी डाली। ये कार्यक्रम ये है कि सर सैयद जैसी शख्सियत को विचारों से प्रेरित होकर यहाँ के तमाम एलिगेरियंस और यहाँ के जो चुनिंदा लोग हैं उन्होंने मिलकर यहाँ एक फाउंडेशन तैयार किया है, और सर सैयद के विचारों को सिकंदराबाद में लाके शिक्षा के उन्नति के लिए उनका इस्तेमाल किया जाएगा, और सर सैयद को यही हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अलीगढ़ की अहमियत न सिर्फ एक महदूद दायरे तक पर मुहित है, बल्कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में इसकी एक अहमियत है। और यही वजह है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी चंद साल पहले जो सर्वे किया गया था वो नंबर 1 पर थी। वहाँ के तलबा में कोई इम्तिजाज, कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है कि ये इसका ताल्लुक़ हिंदू से धर्म से है या मुसलमान है, बल्कि सब जूनियर और सीनियर की ज़रूर तफरीक है। ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि सर सैयद अलैहिर्रहमा की बताए हुए रास्ते के मुताबिक हम तालीम को घर घर तक पहुँचाएँ। तालीम अमीरों की जागीर न बने बल्कि गरीबों के दरवाज़ों तक पहुंच जाए, यही मेरा प्रयास है, यही मेरी कोशिश है। इसी मकसद के तहत सिकंदराबाद की सर सैयद फाउंडेशन जो एक NGO है, उसने आज का प्रोग्राम किया है, और हम लोग सिकंदराबाद में 2 लर्निंग सेंटर खोलने जा रहे हैं, जहां पर गरीब बच्चों को जूनिंग क्लासेस के माध्यम से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की 18,000 इब्लाग को सरकारी रिकॉर्ड में लिखे जाने और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की गफलत पर समाजी तंजीमों ने अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। भोपाल की समाजी तंजीमों ने इस मामले में जहां न्यूज़ 18 उर्दू के इक़दाम की बेहद सताइश की, वहीं इस पूरे मामले की जांच
करा के मुताल्लिकीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। MP वक्फ बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम मसाजिद, मकातिब, बुजुर्गान दीन के मज़ारात को रेवेन्यू रिकॉर्ड में सरकारी लिखे जाने और न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम पर जब न्यूज़ 18 ने समाजी तंजीमों से बात की तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की 18,000 इमलाक को रातों रात सरकारी लिख दिया गया और वक्फ बोर्ड को खबर नहीं हुई। इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और यहाँ पर समाजी खिदमतगार तंजीम के लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इतना बड़ा वाक़या हो जाता है और जबकि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास जो है 70 से ज़्यादा की स्टाफ मौजूद है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश बहुत दिनों से जो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड है उसकी लापरवाही की शिकायतें बराबर करती चली आ रही है। जिस तरह से वहाँ पर मामला है, देखा जा रहा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी हैं उनको खुर्द-बुर्द किए करने का काम चला आ रहा है। अभी उनकी एक सबसे बड़ी लापरवाही ये सामने आई है कि सन 2012 के अंदर शिवराज सरकार ने एक लैंड रिकॉर्ड पास किया है। उसके अंदर 18,000 वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको शासकीय करार दिया है और वो जो सॉफ्टवेयर बनाया है उस सॉफ्टवेयर के अंदर 2 कॉलम है, शासकीय और अशासकीय। तो उन्होंने जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है उसको शासकीय लिख दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये खबर जो है मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को नहीं हुई है। ये हमें न्यूज़ 18 जो टीवी चैनल है आपका, उसके मार्फत हमें जुलाई 2000 में ये कार्यक्रम चलाया था। उसके मार्फत ये पता चला है कि इस तरह का कोई बिल पास हुआ है, कोई कानून उन्होंने लिया है जिसमें, तो आप ये देखिए कि इतना बड़ा इदारा है, उसका इतना बड़ा उनके इतने सारे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनके कानून के तहत वो सब काम करते हैं और उनको इस इतनी बड़ी खबर की कोई पता ही नहीं है। समाजी खिदमतगार सोसाइटी क्या डिमांड है? यही मेरी इसके मार्फत यही डिमांड है कि जिस तरह की त्रुटि नहीं है, ये सोची समझी साजिश है और जिस तरह से ये वक्फ की प्रॉपर्टी को मिटाने का काम किया जा रहा है, ये पिछली सरकार ने, शिवराज सिंह सरकार ने वो कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैं आप नई सरकार से ये डिमांड करूंगा कि इस तरह की जो मुहिम है वो सही ढंग से चलाया जाए और जो वक्त की प्रॉपर्टी है उसको सही ढंग से उस जगह पर लाई जाए। इस तरह हम देख रहे हैं कि न्यूज़ 18 ने जो खबर दिखाई थी उस खबर के असर है कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड के अफसरान की मीटिंग हुई। अब उस पर लेटर भेज के कार्रवाई को करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जहाँ पर 52,000 गाँव हैं उन रिकॉर्ड को तलाश करना और गुज़िश्ता सालों में जो कुछ उन प्रॉपर्टीज़ पर हो चुका है उनको वापस लेना इतना आसान नहीं है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के क़याम को 64 साल हो चुके हैं। इन 64 बरसों में कई पार्टियां आईं और गईं भी, लेकिन मुस्लिम मसाइल हैं कि जो कि तो बरकरार हैं। 64 साला सूबे की तारीख पर जब मुस्लिम दानिश्वर नज़र डालते हैं तो ख़ुद को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। हम आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के क़याम पर यह खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का क़याम 1 नवंबर 1956 को अमल में आया था। दूसरे समाज की तरह मुस्लिम समाज को भी ये उम्मीद हुई कि इनके मसाइल न सिर्फ हल होंगे बल्कि इन्हें यकसा हुकूक भी हासिल होंगे। लेकिन इन 64 सालों की तारीख पर जब मुस्लिम समाज नज़र डालता है तो इसे हर कदम पर मायूसी होती है। बीजेपी के 15 साल इक़्तिदार के बाद जब MP में कमलनाथ हुकूमत आई तो इन्हें उम्मीद हुई थी कि इनके दिन बदलेंगे, लेकिन 11 महीनों में इनके हालात में कोई तब्दीली नहीं हुई। मदरसा बोर्ड के असातिज़ा की अब तक तनख्वाहें नहीं मिल सकी और मसाजिद कमेटी के बजट का ऐलान होने के बाद भी अब तक इन्हें तकसीम नहीं किया जा सका। 11% हमारी आबादी है। क्या इस आबादी के लिहाज से हमें मुलाजमतें मिली हैं? क्या इस लिहाज से हमें टिकट दिए गए हैं कि हम इलेक्शन में खड़े होते? क्या इस हिसाब से हम वहाँ पर हमारी आवाज़ उठ सकी है? नहीं, कहीं भी हमारी आवाज़ ना ताकतवर है, ना कुछ हुई और ना बनने दी गई है। असली में हमारे कदम शुरू से ही काटे जाते रहे हैं। खुशी होती है कि मध्य प्रदेश बना, एक बड़ी रियासत बनी। ये सोच के बनी थी कि पहले छोटी छोटी रियासतें थीं तो अब बड़ी पैमाने के ऊपर गुंजाइश बनेगी, मुलाजमतें निकलेंगी, तालीम के मैदान होंगे, लेकिन इसमें से कुछ नहीं हुआ। हर जगह सिफर सिफर सिफर।
मध्य प्रदेश में इस बार 1 अप्रैल 2019 से नया तालीमी सत्र सेशन शुरू हो चुका है और सारे सब्जेक्ट की बुक्स जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन उर्दू की बुक्स पिछले सालों की तरह इस साल भी मार्केट में नहीं है, नदारत है। ना ही गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से हमें बच्चों के लिए मिल पा रही है, जैसे दूसरे ज़बानों की किताबें या दूसरे मज़ामीन की किताबें मिल जाती हैं, उर्दू की नहीं मिल रही। मध्य प्रदेश में हुकूमतों के ज़र इंतज़ाम जो अक़लियती इदारे हैं उनमें उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड और अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन जैसे इदारे हैं, लेकिन कमलनाथ हुकूमत 11 महीने में इसकी तश्कील भी नहीं कर सकी है। हज कमेटी की तश्कील तो 6 महीने पहले हो गई है, लेकिन अब तक चेयरमैन नहीं बनाया गया है। यकीनन कमलनाथ जी ने जब से मध्य प्रदेश की कमांड संभाली है, उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों को रोज़गार देने के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए चहुमुखी कदम उठाए। और मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि जब अगर हम अपनी मिसाल ले लें कि हमारे घर में अगर बजट नहीं हो और हमें घर चलाना हो महीने भर, तो हमें परेशानी हो जाएगी। अभी जितने इनका कमलनाथ जी ने काम किया उस काम की समीक्षा करके देख लें और अपने अपने गिरवान में सारे पार्टी के लोग, दूसरी पार्टी को लोग झांक लेंगे उन्होंने क्या किया। मध्य प्रदेश की कमलनाथ हुकूमत सूबे के 64वें यौम क़याम पर भले ही खुश हो रही हो, लेकिन 11 महीनों में कमलनाथ हुकूमत ने मंशूर में अक़लियतों को लेकर किए गए एक भी वादे को अभी तक पूरा नहीं किया। अगर अक़लियतों की नाराज़गी को दूर करने के लिए हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के होने वाले इंतखाबात में बरसर इक़्तिदार जमात को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की यौम क़याम पर मुस्लिम तंजीमों ने कमलनाथ हुकूमत के साथ साथ बीजेपी हुकूमत को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। मुस्लिम तंजीमों का इल्ज़ाम है कि सूबे के क़याम से अब तक एमपी में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की हुकूमत रही है और इन दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के क़याम के वक्त से 1995 तक जहां पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी लाजमी तौर पर होती थी, वहीं अब 20 बरसों से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को कांग्रेस और बीजेपी नुमाइंदगी नहीं दे रही। एमपी असेंबली में मुसलमानों की कम होती तादाद और मुस्लिम इदारों की खस्ताहाली के लिए भी मुस्लिम तंजीमें सियासी पार्टियों की सोच को ही जिम्मेदार करार दे रही हैं। इस पूरे मामले पे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुस्लिम तंजीमों के कुछ लोगों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के यौम क़याम को, यौम तासीस को 64 साल हो गए हैं। इन 64 सालों पर नज़र डालें तो मध्य प्रदेश में 2 ही पार्टियों की हुकूमत रही है, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन अगर अक़लियतों के हवालों से बात करें तो हमें हर महाज पर एक मायूसी देखने को मिलती है। जहां पर कभी 22 मेंबर असेंबली हुआ करते थे, आज कोई भी नहीं है। पार्लियामेंट की बात करें तो अब दोनों पार्टियां टिकट ही नहीं देती हैं और दूसरे अक़लियती इदारों की बात करें तो वहाँ पर भी हमें खस्ताहाली दिखाई देती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजी तंजीमों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। संयुक्त मोर्चा की बात करें, उलमा बोर्ड की बात करें, जे एजुकेशन सोसाइटी की बात करें, तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं जो है उलमा बोर्ड इस 64 साल को किस तरह से देख रहा है। भोपाल और मध्य प्रदेश जो था, यहाँ नवाबी हुकूमत रही, यहाँ मुसलमानों के हाल आप देखें तो कितने पिछड़े हुए मुसलमान। आज बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी, परेशानी मुसलमानों के लिए। कोई एक ना इस्लामिक कॉलेज है, ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, ना कोई एक ऐसे हॉस्पिटल हैं। और हज हाउस का कहें आप तो अभी भी हज की फ़्लाइटों का मसला एक मुबहम है और के साथ फ़्लाइट यहाँ से जद्दा जाएगी या क्या होगी। तो ऐसे हालात के अंदर मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी सरकारें आई मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने मध्य प्रदेश की आवाम को सिवाय धोखा देने के और कुछ भी हासिल नहीं किया, सिवाय उनका वोट बैंक एक हासिल लेके जो भी सरकारें आई उन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। असेंबली में जो इतने एमएलए हुआ करते थे, अब तो पॉलिटिकल पार्टी इतने टिकट भी नहीं दे रही हैं। क्या मानते हैं संयुक्त मोर्चा? नुमाइंदगी कहाँ से रहेगी जब हमें आपस में ही इस देश में हमारे लोगों में आपस में इंतशार फैलाया जाता है। एक दूसरे सारी हुकूमतें जो भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बासपा हो, सिवा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उठा के दूध में मक्खी की तरह बाहर कर देते हैं। तो हमारी नुमाइंदगी आपने बैंक का इस्तेमाल लफ्ज़ लिया, बैंक कभी अपना काम जो है नुकसान में नहीं करता। तो ये कैसा वोट बैंक है जो हमेशा नुकसान कर रहा है? मैं कहना चाहता हूँ, आप सामूहिक बहिष्कार एक बार क्यों नहीं कर देते इस देश में? 27 करोड़ बताते हैं, 35 करोड़ की आबादी है हमारी। एक बार सामूहिक
बहिष्कार करें। हमारे हक के लिए हम लोग क्या मुर्दार एक लाश की तरह, एक जिंदा लाशों का जो कब्रिस्तान हिंदुस्तान में बन चुका है और हम जिंदा लाशों की तरह कब्रिस्तान की तरह पड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है हमें कोई हिलाता है तो हम हिल जाते हैं, कोई डुलाता है तो डुल जाते हैं। हमने अपने मयारों को, हमारे किरदारों को हमने खुद अब मार लिया है। यहाँ पर अक़लियतों के इदारों की बात करें, चाहे हम उर्दू एकेडमी की बात करें, चाहे हम हज कमेटी की बात करें, वक्फ बोर्ड की बात करें, मसाजिद कमेटी की बात करें, अक़लियती कमीशन की बात करें, हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई तरक्की हमें दिखाई नहीं दे रही है। क्या वजह मानते हैं? जो अक़लियती इदारे हैं उनका दिन ब दिन नुकसान ही हुआ है। इसमें फ़ायदा ना होने की बजाय वक्फ बोर्ड देख लें या मदरसा बोर्ड देख लें, हज कमेटी या उर्दू एकेडमी और अल्पसंख्यक आयोग जैसे इदारे जो हैं, लगातार इनसे मिलने वाली जो मदद होना चाहिए थी उसकी बजाय वहाँ सियासत हावी है और जो काम होना चाहिए था, जो फ़ायदा मुसलमानों को होना चाहिए तो वो नहीं हो पाए। मैं तो ये भी देख रहा हूँ वहाँ पर मुफाद परस्त लोग बैठा दिए गए। बिल्कुल सही है। वहाँ जो लोग बैठ रहे हैं वो पूरा अपना एक मकसद लेकर आते हैं, अपना मकसद पूरा करते हैं, एक टेन्योर पूरा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जो नया आता है तो उसको ही आगे बढ़ाता है, ना कि उसमें कोई तब्दीली या पिछले को कोई सज़ा देने की बात हो तो वो नहीं होता, बल्कि उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि इसमें और ज़्यादा गड्ढा कैसे किया जा सके। तो इदारों की बात करें, मुस्लिम तंजीमों की बात करें, तमाम लोग जो है एक मायूसी के शिकार हैं। चाहे साबिका हुकूमत की बात करें, शिवराज की हुकूमत की बात करें, बाबूलाल गौर की हुकूमत की बात करें, या उमा भारती हुकूमत की बात करें, या मौजूदा कमलनाथ हुकूमत की बात करें। 11 महीने हो गए। अक़लियतों के हवाले से जो बात की जाए, जो भी वचन पत्र में वादे किए गए थे, आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने हैदराबाद कर्नाटक के लिए अलहदा से वक्फ डिवीजनल हेडक्वार्टर और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की यकीन दहानी कराई है। कमीशन के चेयरमैन ने यह भी वाज़ेह किया कि असेंबली के आइंदा सेशन में वक्फ पर मबनी अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। कर्नाटक अक़लियती कमीशन के नए चेयरमैन अब्दुल अजीम ने दौरे गुलबर्गा के मौके पर अक़लियती NGOs की एक मीटिंग भी तलब की। मीटिंग के ताल्लुक से अवाम में जानकारी न होने की वजह से हाज़रीन की तादाद कम देखी गई। डिस्ट्रिक्ट नांदेड़ एडमिनिस्ट्रेशन से भी माइनॉरिटी ऑफिसर और वक्फ ऑफिसर के अलावा किसी दूसरे महकमे का कोई ऑफिसर मीटिंग में हाजिर नहीं रहा। आप एक कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको जुडिशरी पावर जिस तरह से आपने बताया है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि यहाँ पर एक माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन यहाँ पर आता है तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और SP साहब यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात है। चेयरमैन अब्दुल अजीम की सदारत में हुई मीटिंग में कई एक अक़लियती NGOs और तंजीमों ने कई एक शिकायत और तजवीज़ सामने रखी, जिसमें हैदराबाद कर्नाटक के लिए गुलबर्गा में अलग से वक्फ डिविजनल हेडक्वार्टर कायम करने की भी गुजारिश की गई। यहाँ पर 15% से ज़्यादा लोगों की मादरी ज़बान उर्दू रहने की हैसियत से यहाँ के तमाम तर जो इदारे हैं वहाँ से जो भी नोटिस आते हैं, जो भी साइन बोर्ड्स होते हैं, वहाँ पर उर्दू का शाया होना ज़रूरी होता है, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो या कोई भी मामला हो। इसके ताल्लुक़ से भी उनको नुमाइंदगी दी गई है। 15 पॉइंट प्रोग्राम में जो लास्ट 13, 14, 15 जो पॉइंट है वो कम्युनल हार्मोनी को लेके है, कम्युनल टेंशन को लेके है, रिहैबिलिटेशन को लेके है। उस पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कमेटी को रिपोर्ट नहीं मिलता, पुलिस ऑफिसर कोई रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं करते, उस पर कमीशन कंसंट्रेट करे। अनवर मारीपाड़ी का रिपोर्ट जो आने वाले अधिवेशन में उसको प्लेस किया जाएगा। सेशन बोथ असेंबली और काउंसिल में इसके बारे में बहुत बड़ी लंबी चर्चा होगी, छोटी मोटी लंबी चर्चा होगी। सरकार को सिफारिश करूँगा, ये ज़रूरी है यहाँ पर ये डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया जाए, स्टाफ को बढ़ाया जाए। इस मौके पर कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि नई हुकूमत औकाफी इमलाक को काबजीन से बचाने के लिए कई एक इक़दामात भी उठा रही है। मैंने डिमांड रखी थी टास्क फोर्स बनाया जाए। टास्क फोर्स यहाँ लोकल ऑफिसर्स का नहीं, टास्क फोर्स का मतलब है कि ये एक DIG रैंक का पुलिस ऑफिसर हो, उसके अंडर सफिशिएंट स्टाफ हो। टास्क फोर्स को FIR बनाने का पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया जाए। मुस्लिम खानाबदोशों को इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट के हुसूल में पेश आ रही दुश्वारियों का भी इस मीटिंग में तज़किरा किया गया। चेयरमैन ने तमाम शिकायत और तजावीज़ की संजीदगी से समाअत की और हल करने की यकीन दहानी कराई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट।
मालेगांव शहर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर रिवायती अंदाज में शहर से निकलने वाले जुलूस को 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, इसीलिए तैयारियां भी जोर शोर के साथ हैं। जुलूस शहर के जिन शाहराहों से गुजरता है वो निहायत खस्ता हाल है। इन रास्तों की फौरी तौर पर मरम्मत करवाई जाए, इसी मुतालबे को लेकर नौ मुंतखब MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ राउंड टेबल इजलास मुनक़िद किया। इसमें जुलूस के अहम रास्तों की मरम्मत ईद मिलादुन्नबी से एक रोज़ पहले तक मुकम्मल किए जाने की अपील की गई। नबी के जुलूस के निकलने पर 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल जुलूस है और शहर के हालात इतने ख़राब है कि एक रास्ता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इत्मीनान से आदमी पैदल चल सके। रास्ता दुरुस्तगी के लिए, पेशवर्क के लिए हमने लेटर दिया है और अगर 24 घंटा पहले ये काम मुकम्मल करके नहीं मिला तो हम लोग यहाँ आकर के धरना दे करके बैठ जाएं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही।